कर रही। जी सुनील जी, आपके पास आता हूं। इससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को ईद मुबारक कहना चाहूंगा। आज ईद का मुबारक मौका है, तो आपकी ईद बहुत क्या कहते हैं सुखद रहे और खुशहाल रहे। आप लोग खुशियां मनाएं ईद की, और ऊपर वाला आपको हर चीज दे जिसकी आपके मन में चाहत है। और ये भी अपील करेंगे कि हमारे दर्शक छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, आर्थिक कंट्रीब्यूशन। नीचे सुपर स्टिकर का डॉलर साइन दिया हुआ है। सन ऑफ वासुदेव जी का थोड़ा कंट्रीब्यूशन आया तो उनका शुक्रिया है। सुनील जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं देश में जहां पर एक चीज तो कंक्लूसिवली हम कह सकते हैं कि आज से कुछ महीने पहले 2024 को डन डील बोला जा रहा था। डन डील की कोई उसमें इंटरेस्ट वाली बात नहीं रह गई है, मोदी जी आराम से जीत जाएंगे। पर राजनीति में 7 दिन लंबा समय होता है। हमने सोचा भी नहीं था कि ये डन डील इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगी, और अभी 1 साल बाकी है, 11 महीने बाकी है। उससे पहले ही ये सारा मुलम्मा उतर चुका है, और ये प्रधानमंत्री इस कदर तिलमिलाए हुए हैं, इस कदर बेचैन है। इस रूप में तो मैंने उनको कभी जीवन में देखा नहीं, जो भोपाल में उनका रूप देखा। ऐसा लगता है कि बहुत परेशान है, अंदर एक ज्वालामुखी फूट रहा है, और शायद ये उनको और ज्यादा रूथलेस भी बना दे कि मैं देख लूंगा तुम कर क्या सकते हो, मैं एक एक को ध्वस्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। फिर बात वही बूढ़े शेर की आ जाती है। दहाड़ता तो बहुत अच्छा है, पर शायद वो रिजल्ट नहीं दे पाता, शिकार नहीं कर पाता है। हिमाचल में दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी, और विशेष रूप से अभी कर्नाटक के इलेक्शन में हमने देखा कि वो रिजल्ट नहीं कर, वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। अपनी दहाड़ तो है लेकिन शिकार नहीं कर पा रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में आने वाले दिनों में आप किस किस्म के बदलाव देख रहे हैं? एक एक का नाम लेके उन्होंने हमला किया है। मैंने कभी उनको पहले एक एक का नाम लेके हमला करते नहीं देखा था। इस पूरे परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा सुनील जी। धन्यवाद दिनेश जी। जंगल के जो नियम हैं वह मानव जाति पे लागू नहीं होते। बूढ़ा शेर शिकार तो नहीं करता, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन बूढ़े दधीच की हड्डियां काम आई थी, जिनमें कोई शारीरिक ताकत नहीं थी। आपकी हड्डियां काम आ जाएं समाज के लिए, देश के लिए, आपके लोगों के लिए, इसके लिए आपको तपाना पड़ता है। आपकी उम्र उसमें आड़े नहीं आती। अगर आप अपने को तपाएंगे तो वह ताकत, भले आपकी शारीरिक ताकत नहीं बची रहेगी, आपके पास जो आत्मिक ताकत है, नैतिक ताकत है, उसकी ताकत बहुत बड़ी ताकत है। तो हम जिस क्षेत्र की हम लोग आप चर्चा कर रहे हैं उसमें शारीरिक ताकत का कोई मतलब नहीं है। बूढ़ा शेर की शारीरिक ताकत का उल्लेख कर रहे हैं आप, लेकिन नैतिक ताकत कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन आपकी नैतिक ताकत बनी रहे, इसके लिए आपको कितना नैतिकवान होना पड़ता है, इसका अंदाजा उस दधीच से पूछिए जिनकी हड्डियां काम आई थी, उनसे धनुष बन गया था। आज की स्थिति क्या? यह जो परेशानी है सत्तारूढ़ दल के पास, उस सम्मानित प्रधानमंत्री जी के पास, केवल इस वजह से है ना कि आपने गवर्नेंस की जो जरूरतें थी उनकी आपने अनदेखी की। आपने जो बातें, जिन चीजों की आपसे अपेक्षा की जा रही थी, उनके बजाय आप इधर उधर की बातों पर आप ज्यादा ध्यान दे रहे थे। लोगों ने आपसे ये उम्मीद की थी कि आप इस देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे, जो आर्थिक खाई बढ़ती चली जा रही है उसको आप दुरुस्त करेंगे, उसको कम करेंगे। वो आपने नहीं किया। कारपोरेट घरानों को आप प्रोत्साहन देते रहे, और गरीब आदमी और सामान्य आदमी आपकी निगाह में कभी नहीं रहा। और इसका उदाहरण है, अगर रेल चलाने के लिए वंदे भारत आपकी प्राथमिकता है, तो गोया कि इस देश का गरीब आदमी आपकी निगाह में नहीं है, विशिष्ट व्यक्ति आपकी निगाह में है। अगर आपको एयरपोर्ट आपकी निगाह में है, तो इस देश का गरीब आदमी, कमजोर आदमी, किसान जो है वह आपकी निगाह में नहीं है। क्लास आपकी निगाह में है, मासेज आपकी निगाह में नहीं है। अगर आपने इस देश के युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया होता तो स्थितियां थोड़ी बनती, उस पर कोई ध्यान नहीं है। अगर आपने किसानों को और मजबूत करने की स्थिति आपने बनाई होती, उनको आर्थिक रूप से संपन्न करने का आपने प्रयास किया होता, तो आपको इतना बेचैन होने की आवश्यकता ही नहीं थी।
लेकिन समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको आपने ध्यान में रखा हो अपने नीतियों में, अपने कार्यक्रमों में, अपनी सोच में, अपने राजनीतिक गतिविधियों में। वो नहीं रहा। और आपने आसान तरीका सोच लिया राजनीति करने का, वो था ध्रुवीकरण का, कि आप किसी न किसी बहाने एन के प्रकार आप ध्रुवीकरण करेंगे और उस ध्रुवीकरण का आपको फायदा होगा। लेकिन वो ध्रुवीकरण की स्थिति हमेशा नहीं होती है, संभव ही नहीं है वो। अगर आप रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ करेंगे, रोजी रोटी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो बाकी कोई तरीका काम नहीं आता। भूखा आदमी उस व्यक्ति को पहले भोजन चाहिए, बाकी चीज उसको बाद में ध्यान में आती है। आप बाकी जितने भी आप हथकंडे अपना लीजिए, ठीक है, आपने तमाम विरोधी दल के नेताओं का आपने नाम लिया, सही, बहुत अच्छा किया, लेकिन नाम लेने का समय 2014 में था, 2023 में नहीं था। अगर ये लोग भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, देश की संपत्ति को इन्होंने लूटा है आपके अनुसार, इन्होंने गवर्नेंस में लापरवाही बरती है, तो 9 साल से कर क्या रहे हैं आप? ये लोग क्यों घूम रहे हैं सड़क पर? और अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपका रवैया इतना ही जीरो टॉलरेंस का है, तो जिन पश्चिम बंगाल के नेताओं को आपने अपने साथ कर लिया जब तक वो टीएमसी में थे, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों बंद कर दी? आपने महाराष्ट्र के जिन नेताओं के खिलाफ आप आरोप लगा रहे थे, आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिनके खिलाफ तमाम तरह की आप कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयां क्यों रुक गई? गोया कि आप इनका नाम इसलिए ले रहे हैं कि वो आपकी पार्टी में चले आवे तो ठीक है, और नहीं तो आप उनका उत्पीड़न करेंगे। आप अब तक जितने लोगों का आपने नाम लिया, आप सत्ता में है ना, इनके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये बात कहने के लिए तो होती नहीं है, आरोप लगाने के लिए तो विपक्षी दल बने हुए हैं। विपक्षी दलों से उम्मीद की जाती है कि आप सरकार पर आरोप लगाएंगे। सरकार का काम है डिलीवर करना, काम करना। अगर उसकी निगाह में कोई भ्रष्ट है, बेईमान है, सार्वजनिक संपत्ति की लूट है, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई करे। और अगर एमके स्टालिन किसी पारिवारिक राजनीति के उदाहरण हैं, तो सवाल इस बात का है कि वो अब उनके तमिलनाडु की सरकार के जो डेवलपमेंट के इंडेक्स हैं वो कहाँ हैं, और जो आपकी सरकारें हैं मध्य प्रदेश में है उसके इंडेक्स कहाँ पे हैं? किस मामले में आपकी उससे तुलना की जा सकती है? गवर्नेंस के किन बिंदुओं के आधार पर आप उनसे अपना मुकाबला कर सकते हैं? जिन जिन राज्यों में आप शासन कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक में आप शासन कर करके आए हैं, वहां की जनता ने आपको उखाड़ फेंका। कोई किसी एक राज्य की बात कीजिए जहां पे आपने बहुत गवर्नेंस अच्छा दिया हो और मानव विकास के जितने मानक हैं उनमें आप इन राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। कोई नई सोच आपने लाई हो, आप जनता से जुड़े हुए जो मसले हैं इन राज्य सरकारों ने उनकी उपेक्षा की है और आपने बहुत ध्यान दिया है। दूसरी चीज कि अगर परिवारवाद इतना ही खतरनाक था, इतना ही खराब है, तो आप अपनी पार्टी में क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी में परिवारवाद को प्रश्न नहीं है। आप ये बताइए ना कि किसका आपने भला कर दिया। और अगर आपका आरोप सही है कि साहब ये लोग जितने लोगों का आपने नाम लिया ये केवल अपने परिवार का भला कर रहे हैं, तो आप तो 9 साल से सत्ता में हैं, आप खुद भी कहते हैं कि बहुत गरीब परिवार से आते हैं, आप चाय बेचा करते थे, तो उन सामान्य गरीब लोगों के लिए आपने क्या किया? क्या वंदे भारत ट्रेन से उस चाय बेचने वाले का लड़का चढ़ जाए, उससे यात्रा कर लेगा? किस बात के लिए है वो? किस रेल का माध्यम सबसे सस्ता माध्यम माना जाता रहा है यात्रा का, उसको आपने कितना महंगा कर दिया? एक कोई नई रेलगाड़ी आप चलाते नहीं, दो आप सोचिए कि कोरोना के काल में गाड़ियों को बंद किया गया, रेलगाड़ियों को, बाद में किराया बढ़ा करके उनको स्पेशल ट्रेन का नाम दिया गया और किराया बढ़ा हुआ था। आज भी वो बढ़ा किराया वापस नहीं हुआ। आज किस गरीब की चिंता कर रहे हैं आप? आपने कोरोना के काल में जो उम्रदराज लोग होते थे उनको जो कंसेशन मिलता था ट्रेन में उसको वापस ले लिया, आज तक आपने बहाल नहीं किया उसको। और दावा क्या करते हैं आप कि दुनिया की 5वीं कैटेगरी के आपकी अर्थव्यवस्था है। आप देखिए अब क्या स्थिति है, आप डेटा दे रहे हैं मिल्क स्टारवेशन का। प्रश्न यह है ना कि आपको अपनी उपलब्धियां बतानी है, और अगर आप अपनी उपलब्धियां बताने की स्थिति में नहीं है तो विरोधी दलों की आलोचना करके जनमत को आप अपने पक्ष में नहीं कर सकते।
जिस मध्य प्रदेश, आप बताइए, आपने कहा कि पेट्रोल की कीमतें जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां बहुत कम हैं और जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहां बहुत महंगी है। जिस राज्य में आप इस बात को कह रहे थे वह देश के उन 3 राज्यों में शामिल है जहां सबसे महंगा पेट्रोल है। जी, वो बोलना भूल गए कि भोपाल में जहां से बात कर रहे हैं वहां 108 रुपए और कुछ पैसे पेट्रोल है सर। शायद मैं कह रहा हूं ये भी देश एक के उन तरीका 3 होता है बड़े ना। राज्यों में शामिल, देश जी के उन 3 जी राज्यों में शामिल है जहां सबसे महंगा पेट्रोल मिलता है। जिस राजस्थान का वो उल्लेख कर रहे थे उससे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में बिकता है। जी क्या कर रहे हैं आप, वो आपको ध्यान नहीं है। तो आप अपनी बातों को कुछ भी कह लीजिए, अगर आप इस देश में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं तो आपके इन भाषणों का कोई असर नहीं। अगर आम आदमी को राहत देने के लिए, महंगाई कम करने का आप कोई प्रयास नहीं करते हैं, किसानों को राहत देने के लिए उनकी उपज का बेहतर दाम देने का प्रयास नहीं करते हैं, उम्रदराज लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने की आप व्यवस्था नहीं करते हैं, समाज के तमाम लोगों को की जन स्वास्थ्य को बेहतर करने का प्रयास आप नहीं करते हैं, तो आपके इनके इन भाषणों का कोई मतलब नहीं है। इसको कोई सुनने वाला नहीं है। यह बात आपके बहुत इन लोगों ने सुन लिया। अब आपसे ये लोग उम्मीद करते हैं कि आपने और आपकी राज्य सरकारों ने जनहित में क्या किया। क्या शिक्षा सर्वसुलभ और सस्ती कर दिया? जिस मध्य प्रदेश में आप बात कर रहे थे उस मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी शिक्षा सरकार के नियंत्रण में होती थी और जनता पब्लिक ओरिएंटेड शिक्षा व्यवस्था थी। आज कितना बढ़ावा दे दिया आपने निजी संस्थाओं को। शिक्षा और शोध की स्थिति क्या है आपके राज्यों में? आपने ही बताया था कि उत्तरी भारत में, खासतौर से जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या किस कदर घटती चली जा रही है और दक्षिण के राज्यों में किस कदर बढ़ती चली जा रही है। क्यों है ऐसा? तो आपको अपने गवर्नेंस की असफलताओं को छिपाने की जो ये हथकंडे हैं, ये कारगर होने वाला नहीं है। आपको अपने सफलताओं की जवाबदेही देनी पड़ेगी और इसकी कीमत जनता आपसे वसूल करेगी। जी मैं आता हूं दूसरे चक्र में, उत्तर काफी छोटे रखेंगे।